हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर देखिए हम अब ये हमारे सीरीज़ की दूसरी वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक संस्कृत जो आपका टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, संस्कृतियाँ हैं, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है जो आपके यूपीपीएससी आरओ या आरओ के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये देखिए, आपको पहले ये ध्यान देना, प्रागैतिहासिक आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल तो आपको पता होना चाहिए कि पुरातात्विक स्रोत सोर्सेज के आधार पर जहाँ पर निर्भरता होती है जिस एज में, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है, इसमें देखिए पुरातात्विक स्रोत तो रहते ही हैं, इसके साथ ही साहित्यिक स्रोत भी होते हैं, लेकिन वो अपठनीय होते हैं। इसके बाद ये ऐतिहासिक काल, तो यहाँ पर देखिए पुरातात्विक भी होते हैं, साहित्यिक स्रोत भी होते हैं और विदेशी विवरण भी है जो कि होते हैं। इसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। इसको देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर देखिए पिछली वीडियो में पूछा गया था ये बुक कौन सी, तो देखिए ये जो बुक है ये यूनिक पब्लिकेशन की है, ये काफ़ी पुरानी है, वर्तमान में भी मिल सकती है यदि आपको लेना हो। बाकी देखिए बुक चाहे आप कोई भी पढ़िए, बस आपको फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में 100% ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अलावा ज्ञान गंगा पब्लिकेशन की जो बुक आती है या महेश कुमार वर्धमान की जो बुक आती है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में, भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लोहदा नाला जो बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से पशु की हड्डियों से बनी मूर्ति है जो कि प्राप्त हुई है। इसके बाद देखिए हथनौरा जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से हाथी का सबसे पुराना है जो कि जीवाश्म में मिला है। इसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल भी 3 प्रकार के हैं। निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए इनके बारे में यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें मैंने आर.एस. शर्मा की जो बुक आती है एनसीईआरटी वाली, उसको मैंने पूरा कवर करा है, तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनकी थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि खत्म में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अब यूपीपीएससी भी लेंदी बनाने लगा है। और आपने पीसीएस का पेपर देखा है तो देखिए उससे कम नहीं रहने वाला है आरओ का पेपर, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए मध्य पाषाण कालीन जो भी स्थल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आदमगढ़ देखिए मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान में है, महदहा उत्तर प्रदेश में है, वीरभानपुर बंगाल में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब चीज़ के बारे में ध्यान दीजिएगा और इनकी विशेषता भी ध्यान दीजिए। जैसे आदमगढ़ देखिए जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यहाँ पर प्रारंभिक पशुपालन के संकेत मिलते हैं। इसको देखिए बागौर राजस्थान जो है, यहाँ पर प्रारंभिक पशुपालन के संकेत मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। महदहा से देखिए उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर एकल एवं युग में समाधान के प्राचीनतम साक्ष्य हैं जो कि मिलते हैं। भीमबेटका बहुत ही फेमस है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आप एग्जाम्स में देखा ही होगा या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। यहाँ पर देखिए गुफा चित्रकारी हरे एवं लाल रंग के साक्ष्य जो कि यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर क्या है क्लासिफिकेशन, पूर्व ऐतिहासिक काल में देखिए पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल में ये इनको बांटा गया है। इसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल में है। आद्य ऐतिहासिक काल में नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह काल आते हैं। इसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल आपके 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद देखिए नव पाषाण काल के बारे में देखें तो यहाँ पर देखिए खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाए जाने के संबंधित जानकारियाँ मिलने लगती हैं। और यहाँ पर देखिए प्रमुख स्थलों के बारे में ध्यान दीजिएगा, जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है। इसके बाद देखिए बुर्ज होम कश्मीर का एरिया है, यहाँ पे देखिए गर्तावास पाया जाता है। मनुष्य के शौक के साथ पालतू पशु कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, प्रमाण जरूर ध्यान दीजिएगा। मेहरगढ़ से देखिए क्या मिलता है, कृषिजन्य गेहूँ और जौ की किस्म की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद देखिए गुफ कराल कश्मीर में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कोल्डीहुआ बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यहाँ पर धान की खेती का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य है जो कि देखने को मिलता है। इसको देखिए चिरांद, ये आपका बिहार में है, हिरण के सींग से निर्मित उपकरण की प्राप्ति होती है। चौपानी मांडो, ये आपके देखिए उत्तर प्रदेश में, विश्व के प्राचीनतम मृतभांड की प्राप्ति होती है। नागार्जुन कोंडा, ये आपके आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर देखिए घर्षित हम पाषाण औजार है आपको जो मिले हैं, और फलक एवं हस्त निर्मित हथियार भी है जो कि मिले हैं। इसको देखिए पिकलीहल, ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। इसको देखिए आपका आ जाता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में देखिए हड़प्पा काल और अन्य ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं जो कि आती हैं। अब यहाँ पर देखिए इससे संबंधित भी आपको स्थल याद रखना, जैसे मेहरगढ़ हो गया, मेढ़ी बलूचिस्तान के एरिया, आमरी यह पाकिस्तान में देखिए, राना घुंडई ये आपके पाकिस्तान में है, कोटदीजी ये भी ध्यान दीजिएगा। कोटदीजी आपका ये
हड़प्पा काल का ही एरिया है। कालीबंगा हो गया, यह स्थान देखिए दो संस्कृतियों, पूर्व हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। इसको देखिए मुंडी घाट, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए और क्या चीज़ें हैं जो आपकी महत्वपूर्ण, देखिए काल, इसका देखिए ये तो आपको जानकारी होगी ही कि कश्मीर जो है उत्तरी विस्तार था। लास्ट में ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। तो कश्मीर जो मांडा नदी पर है, ठीक है, मांडा स्थान जो है ये उत्तर में है। कश्मीर स्थान पर आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी के आसपास है। ये उत्तरी उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ है। और दक्षिणतम बिंदु आपका सिंधु घाटी सभ्यता का दैमाबाद था। इसको देखिए सुत कांगे ढोर, ये बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पश्चिमी एरिया था। इसको देखिए काल निर्धारण विभिन्न जो विद्वान थे इनके माध्यम से अलग अलग थे। इसको देखिए नगर नियोजन के बारे में ध्यान दीजिएगा, इनके नगर कैसे क्या बने थे। तो नगर नियोजन देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काफ़ी प्रमुख नगर थे इनके। इसके अलावा देखिए पश्चिम की ओर ऊंचा दुर्ग था और पूर्व की ओर नगर का निचला हिस्सा था। लेकिन बात करें यहाँ पर धौलावीरा और बनावली स्थलों पर तो दीवार से घिरा एक टीला था। देखिए ये थ्योरी पोर्शन को आप यदि यूपीपीएससी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एस शर्मा की जो एंशियंट हिस्ट्री मैंने कराई तो उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। विशाल स्नानागार देखिए जैसे कि मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। भवन के बारे में, भवन पक्की ईंटों से लगभग बनाए जाते हैं। सड़कें देखिए एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। नालियों के बारे में अच्छी खासी यहाँ पर व्यवस्था थी। काफ़ी मतलब जैसे विकास विकसित देशों में होता है ना, वैसे चीज़ें उस समय के अनुसार थी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बंदरगाह वगैरह में लोथल आपको पता ही है, ये एक पोर्ट का काम भी करता था। और इसी बंदरगाह से मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज़ है जो कि आते थे। इसको देखिए सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, इनके बारे में आप अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हैं। इसको देखिए कृषि और पशुपालन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कृषि और पशुपालन के बारे में भी आप अच्छे चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खाद्यान्न यहाँ पर पाए गए थे जौ और गेहूँ आपके पाए गए थे। इसके अतिरिक्त देखिए लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी भी है जो कि मिली थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, तो देखिए प्रमुख फसलें हैं। गेहूं की प्रजातियाँ आपकी टिट्रिकम कम्पकटम और टिट्रिकम स्फेरोकम, जो कि जो दो प्रजातियां थी ये हेरोडियस और वल्गैर हेक्सास्टिकम थे, ठीक है। इसको देखिए व्यापार और वाणिज्य, यहाँ पर देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाह्य व्यापार से संबंधित देश तो कि मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से संबंधित था, ईरान, बहरीन से, ओमान, सीरिया, इन सब से जो है संबंधित देश थे जहाँ से हम लोग मतलब व्यापार करते थे। और ये लोथल के माध्यम से सामान्यतया होता था। इसके बाद देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्र और वहाँ से जो कच्चा माल है जो कि आयातित होता था। तो देखिए टिन जो होता था ना, टिन जिसे हम एसन कहते हैं, तो टिन जो है अफगानिस्तान ईरान से आता था। तांबा जो है खेतड़ी बहुत ही फेमस है, आज वर्तमान में भी फेमस है और बलूचिस्तान के एरिया। चांदी देखिए ईरान और अफगानिस्तान से आता था। सोना की बात करें तो अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से जो कि सामान्यतः आता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, वर्तमान में भी वहीं पाया जाता है। इसके अलावा देखिए सिलखड़ी जो है बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आता था। इसके अलावा देखिए निर्यातित वस्तुएं जो हम लोग निर्यात करते थे, तो देखिए सीप की बनी वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, कपास, अनाज, सूती कपड़ा, मनके, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मूर्तियां हैं जो कि हम लोग निर्यात करते थे यहाँ से। इसके बाद देखिए धार्मिक जीवन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इनके बारे में धार्मिक जीवन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, देखिए यूपीएससी 2013 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण है जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो इनके विशाल महल और मंदिर होते थे, क्या ये बात सही है। तो देखिए मंदिर उस समय कोई जानकारी नहीं थी, तो एक आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा देखिए यहाँ पर गलत हो गया। इसके बाद क्या है दूसरा कथन, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते हैं, तो भाई सब रथ के घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। उस समय वो अलग बात है, यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन और कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है घोड़ों के बारे में। इसके बाद देखिए और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ साइड में लिखे रहते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको जरूर आप अच्छे से याद रखिए। इसको देखिए सिंधु लिपि, इसे हम वेस्ट्रोफेडस शैली भी कहते थे, इसे हम भाव चित्रात्मक लिपि भी है कहते थे, ठीक है। इससे आपको ध्यान देना। हड़प्पाई लिपि की देखिए उत्पत्ति द्रविड़ लिपि से है जो कि मानी जाती है और TH वेरो के अनुसार। लेकिन अगर बात करें SR राव और रामचंद्रन ने इसे संस्कृत लिपि का एक रूप है जो कि माना था। इसके अलावा देखिए लैंगटन और हंटर ने इसे ब्राह्मी लिपि के रूप में है जो कि माना था। इसको देखिए मुहर जो होती थी ना, ये सामान्यतः आपकी सेलखड़ी की बनाई जाती थी जो कि राजस्थान और अफगानिस्तान से सेलखड़ी प्राप्त किया जाता था। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के निर्माता की बात करो, देखिए इनका अलग अलग मानना है कि व्हीलर और कोसाम्बी मानते हैं कि मेसोपोटामिया इसके निर्माता थे।
फेयर सर्विस और रोमिला थापर का मानना है कि ईरानी बलूची संस्कृति थी। गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियन को माना है, ठीक है, निर्माता माना है सिंधु घाटी सभ्यता के। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने आर्यों को माना है, और रखाल दास बनर्जी ने द्रविड़ों को है इसका जो कि माना है। इसको देखिए सभ्यता के पतन के कारण ये आपका मिलान करने को आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि क्या कारण थे जिसके कारण से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। तो देखिए नदी की शुष्कता को किसने माना, सूद और अग्रवाल ने। इसके बाद देखिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण उसे मैं केवल बताऊंगा। इसके बाद देखिए मार्शल इंपॉर्टेंट, मार्शल ने माना था प्रशासनिक शिथिलता के कारण पतन हुआ था। इसका लो देखिए बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने माना था। और यहाँ पर आगे बात करें जलवायु परिवर्तन किसने माना था, तो के यू आर कैनेडी ने माना था। जलवायु परिवर्तन माना था ऑरल स्टाइन और ए एन घोष ने। अलैम्ब्रिक के द्वारा माना गया था कि जो नदी तंत्र था इसके अस्थिर हो जाने का, यानी एक प्रकार से बाढ़ के कारण ये सब चीज़ें हुई थी। इसके देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करो, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति की हड़प्पा खुदाई जो हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो 1922 में खुदाई की जाती है आर डी बनर्जी के द्वारा सिंध के लड़काना जिले में। इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। चनहूदड़ों की बात करें तो 1931 में एल जी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगन की बात करें तो 1953 में ए घोष अमलानंद घोष के द्वारा। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। 1955 में एस आर राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बनावली की बात करें तो 1973 में ये हरियाणा के हिसार जिले में है। सुरकोतला की बात करें तो देखिए ये जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कच्छ गुजरात में है ये भी। सुतकांगडोर की बात करें तो 1927 में बलूचिस्तान में है। दास्क नदी के किनारे हैं, ठीक है, आर एल स्टैन के द्वारा। धौलावीरा की बात करें तो 1990-91 में आर एस बिस्ट के द्वारा, ये भी गुजरात के कच्छ में है। रंगपुर देखिए, अब इनके आप स्थान जरूर याद रखें। रंगपुर जैसे गुजरात में है। कोटदीजी देखिए आपके सिंधु नदी के किनारे हैं। इसको देखिए आलमगीरपुर ये वाई डी शर्मा के द्वारा, क्योंकि यूपी में है, इंपॉर्टेंट 1958 में हिंडा नदी के तट पर। इसको देखिए रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है, ये आपका पंजाब में पड़ता है। वाई डी शर्मा ने इसकी खोज की थी। इसको देखिए मांडा, ये मांडा तो आपको पता ही चिनाब नदी के तट पर है। उत्तरी सीमा निर्धारित करता था सिंधु घाटी सभ्यता की 1975-76 में जेपी जोशी के द्वारा। इसको देखिए सिंधु सभ्यता की देन। तो देखिए धर्म पर इन्होंने क्या प्रभाव डाला, तो देखिए मात्र सत्तात्मक समाज था। सामान्यतः मात्र पूजा थी, शिव पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा और स्वास्तिक की पूजा भी इसमें होती थी। लिंग योनि पूजा भी होती थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कला पर प्रभाव, तो देखिए नगर नियोजन काफ़ी अच्छा था इनका। बस्तियाँ का प्रारूप और उनकी संरचना काफ़ी अच्छी थी। नालियों की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और रोड एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अर्थव्यवस्था की बात करो दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल होती थी। बहुफसली स्थिति इस समय कृषि में देखी जाती थी। गेहूं और जौ और अन्य भी फसलें होती थी। पशुपालन और मोहरों का प्रयोग किया था। मोहरें समानता मोहरें आपकी सिलखड़ी की है जो कि बनी थी। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है आपका सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो देखिए हड़प्पा की बात करें तो नगर नियोजन, एक कतार में 6 नगार पाए जाते हैं। कब्रिस्तान, ये सब चीज़ें हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए गेहूँ और जौ के दाने के अवशेष भी जो कि है मिलते हैं। स्त्री से निकलता हुआ पौधा यहाँ पर दिखाई देता है। कहाँ पर, हड़प्पा में। तो इससे क्या पता चलता है कि ये यहाँ पर प्रकृति की महत्ता काफ़ी अच्छी थी। इसको देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पर नगर नियोजन काफ़ी फेमस था। वृहद स्नानागार, कपास का टुकड़ा, कांसे की नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिलती है और एक पुजारी की मूर्ति भी है जो कि मिलती है यहाँ पर। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं मिलते हैं यहाँ पर। नर कंकाल भी है जो कि मिलते हैं। इसको देखिए चनहूदड़ों, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी के प्रतिरूप मिलता है यहाँ पर। लिपस्टिक मिलती है। कांसे का खिलौना मिलता है। ध्वज ले हुए नारी का अंकन मिलता है। कुत्ते के बिल्ली का और क्या मिलता है यहाँ पर, देखिए कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए समाधियाँ हैं जो कि मिलती हैं। लोकथल की देखिए बात करें तो यहाँ पर इसका देखिए चनहूदड़ो हो गया। कालीबंगन की बात करें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल की बात करें तो बंदरगाह शहर है। युग में समाधान, अन्नागार, ये सब चीज़ें मिलते हैं। चावल के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा सोने के मनके जो कि यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको। बनावली की बात करें तो मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप मिलता है। वास्तविक हल के टुकड़े मिलते हैं। इसके अलावा सुरकोद्दा की बात करें तो घोड़े की हड्डियाँ मिलती हैं। ये देखिए घोड़े की हड्डियाँ सुरकोद्दा से मिलती हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण यहाँ पर कई चीज़ें पता चलती हैं। घोड़े के अवशेष, मतलब घोड़े का रथ को खींचने का कोई प्रमाण है जो कि यहाँ पर नहीं मिलता है। बनावली की बात करें देखिए सरसों का ढेर, नालियों के अवशेष, सोने पर रखने की कसौटी, मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप। और इसके अलावा सुतकांगे डोर देखिए, ये आपका हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापारिक चौकी थी यहाँ पर। इसके अलावा धौलावीरा काफ़ी फेमस है, 3 भागों में विभाजित था। ये एकमात्र शहर था जो 3 भागों में था। एक आम लोगों के लिए, उसके बाद जनता यहाँ पर मिलती जुलती थी एक दूसरे से, इसके बाद राजा का जो सबसे ऊपर स्तर राजा का होता था, ठीक है। 3 स्थलों में ये बंटा हुआ था, 3 भागों में, ठीक है। इसको देखिए घोड़े के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। रंगपुर से देखिए चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग यहाँ पर मिलते हैं। कोटदीजी की बात करें तो पत्थर के नींव वाले घर मिलते हैं यहाँ पर। आमरी की बात
करें तो ऐसा पहला स्थल था जहाँ पर प्राक सभ्यता एवं परिवर्तन के चिन्ह मिलते हैं। इसके बाद देखिए रोपड़ की बात करें तो आज़ाद भारत के पहला उत्खनित स्थल था। कुत्ते का मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य जो कि यहाँ पर मिलता है, और फलक का और तांबे की कुल्हाड़ी आभूषण आदि की जानकारी यहाँ पर मिलती है। मांडा की बात करें सबसे उत्तरी स्थल यहाँ पर गर्तावास मिलता है, गहनों का जखीरा है जो कि मिलता है। तो देखिए ये इसके माध्यम से हमने ये सब चीज़ें आपको मैंने इंपॉर्टेंट थी जिन्हें मैंने बता दिया है, आप इन्हें रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि बन जाते हैं। और अगला टॉपिक जहाँ तक वैदिक सभ्यता होगी उससे भी हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कैसे क्या बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। अगर थ्योरी पोर्शन देखिए आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री का फोल्डर मिल जाएगा आपको RS शर्मा की बुक का, तो उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।